सुनो, ध्यान सुनो। कल हम लोग का क्या हुआ था? हमको लग रहा है कि कहाँ तक हुआ था कल? समद्विबाहु त्रिभुज तक हुआ था। ये हेडिंग डालिए, विषम बाहु त्रिभुज। फटाफट जल्दी करो, विषम बाहु त्रिभुज हेडिंग डालिए और लिखिए उसमें विषम बाहु त्रिभुज। इसलिए कहते हैं डेली तुम लोगों को कहना पड़ता है कि फटाफट कॉपी और पेन निकाल कर रेडी रहो। अच्छा लिखो, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? अलग अलग हो। ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? हाँ, कहाँ तक लिखो? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो विषम बाहु त्रिभुज कहलाते हैं। विषम बाहु त्रिभुज कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा ध्यान से सुनना और देखना। हम कह रहे हैं कि जैसे मान लो कि ये ए है, बी है और ये सी है। विषम का मतलब ये होता है कि जो सम नहीं है। विषम का मतलब जो सम होता ही नहीं है। सम का मतलब अगर विषम की बात चल रहा है तो सब लोग अलग अलग हैं। अगर किसी त्रिभुज की बात चल रही है, किसी चतुर्भुज की बात चल रही है जिसमें चारों भुजाएं अलग अलग माप की हों, जैसे इसमें अगर देखा जाए तो अगर ये त्रिभुज की बात चल रही है तो अगर इसको हम कह रहे हैं कि मान लो कि ये 6 सेंटीमीटर का है और ये 7 सेंटीमीटर का है, तो ये कितने का होना चाहिए? 7 सेंटीमीटर। कोई जरूरी नहीं कि 8 का ही हो, हम इसको 9 भी कह सकते हैं, 10 भी कह सकते हैं। जरूरी थोड़ा कि 6 है 7 है तो ये 8 होगा। अरे 6 है 7 है, ये 8 भी हो सकता है, 9 भी। वो अपने मतलब विषम होना चाहिए। हाँ, फिर देखो कुछ भी। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान हो उसको क्या बोलते हैं? नोट करिए। हो गया। अब तक तो हम लोगों ने जो है त्रिभुज क्या होते हैं, त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और त्रिभुज कोणों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, इतना हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ लिया है और लिख लिया है। अब आगे जो हमारा बात होना है वो होगा सर्वांगसम त्रिभुज और एक शब्द आएगा समरूप त्रिभुज। हालांकि आपके इस किताब में समरूप का जिक्र नहीं किया है, लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ जान लेंगे तो आपको 10 में इससे मदद मिलेगा कि समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं। समझ में आ रहा है बात? yes. तो दोनों को एक साथ समझने का प्रयास कीजिए। पहले तो मैं आपको लिखवाता हूँ, लिखिए समरूप त्रिभुज, हेडिंग उसमें लिखिए समरूप। या पहले त्रिभुज छोड़ दो, पहले लिखो समरूप आकृति लिखो, त्रिभुज बाद में बात करेंगे। समरूप आकृति, समरूप आकृतियां। एक शब्द ये आएगा जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं कि सिमिलर, सिमिलर फिगर बोलते हैं। ठीक, एक तो ये हमारे पास ये शब्द आएगा, दोनों एक ही बार समझा देते हैं। और एक आएगा हमारे पास सर्वांगसम, सर्वांगसम आकृतियां, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलेंगे। ट्रायंगल नहीं चल रहा अभी। क्या सुने इसको? ए बालक, शोर नहीं। हमारे पास दो शब्द
सॉरी, दो हेडिंग है हमारे पास। एक को तो हम लोगों ने कह दिया है कि समरूप आकृति, समरूप आकृतियाँ, और दूसरा हमारे पास है सर्वांगसम आकृतियाँ। इसके पहले भी इस पर जिक्र किया गया है और हम लोग जो है इसको अच्छे से जानते हैं, फिर दोबारा इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि होता क्या है कि समरूप आकृतियाँ और सर्वांगसम आकृतियों में दो ऐसे शब्द हैं, दो शब्द पे इन दोनों का परिभाषा टिका हुआ है, इन दोनों का पहचान छिपा हुआ है, और दो ही शब्द से आप पहचान पाएंगे कि ये समरूप आकृतियाँ क्या हैं और सर्वांगसम आकृतियाँ क्या होती हैं। तो उसमें का जो पहला शब्द आता है उसको हम लोग कहते हैं आकार। क्या बोलते हैं? आकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आकार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई? साइज। कहाँ से पढ़े हो जी? आकार। और दूसरा शब्द क्या आता है? आमाप। आमाप शब्द कोई बहुत कठिन नहीं है, जिसे आप साइज बोलते हैं ना, साइज को ही हम आमाप कहते हैं। आमाप का मतलब किसी भी चीज़ को मापते हैं। जैसे मान लो इसी डस्टर को हमको नापना हो तो इसको आमाप, जैसे नहीं कहते कि यहाँ लोग गांव में कहते हैं कि नाप लो, कहते हैं ना कि यहाँ से वहाँ तक नाप के बताओ कितना है, तो वही उसको हम लोग भाषा में कहते हैं, हिंदी की भाषा में कहते हैं आमाप। क्या बोलते हैं? आमाप। उसका जो सही शब्द है माप नहीं होता है, बल्कि उसको आमाप बोलते हैं, हालांकि माप भी चल जाता है। तो ये दो शब्द हैं, शेप और साइज, इन दोनों पे, इन दोनों के परिभाषा और दोनों के पहचान छिपे हुए हैं। समरूप आकृतियाँ क्या कहती हैं? समरूप आकृति हमसे ये कहना चाहती है कि ऐसे दो, देखो हमेशा कभी भी जब बात होगा समरूप आकृति और सर्वांगसम आकृति की, तो इसमें बात होगा कम से कम दो आकृतियों की बात चलेगी, कम से कम दो फिगर की बात चलेगा, और दो से अधिक भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो होता क्या है कि समरूप आकृतियों में होता यह है कि ये कहता है कि ऐसी दो या दो से अधिक भी कह लो, ऐसी दो आकृतियाँ, पहले लिख लो तो समझाते हैं, लिखो पहले, लिखो समझा रहा है। ऐसी दो आकृतियाँ, लिख लो फिर समझा रहा है। ऐसी दो आकृतियाँ जिसका आकार तो समान होना चाहिए, यह समान होता है, जिसका आकार समान होता है, एकदम एकदम रफ लैंग्वेज समझ लो, जिस भाषा में तुमको समझ में आ जाएगा। क्या लिखो? ऐसी दो आकृतियां जिनका आकार समान होता है समरूप आकृतियां कहलाती हैं। समरूप आकृतियां कहलाती हैं। बता रहे हैं अभी, पहले लिख लो इतना। समरूप आकृतियां कहलाती हैं, लिखवा रहे हैं, घबराओ नहीं, छूटेगा नहीं वो पॉइंट। ठीक है, अब थोड़ा सा एक लाइन छोड़ करके स्टार बना कर नोट कीजिएगा इसको। लिखिए, समरूप आकृति में, समरूप आकृति में आमाप भी समान हो, आमाप भी समान हो, आमाप भी समान हो, यह आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है। ठीक है, इससे बेहतर तो और आपको याद करने के लिए जो है, ठीक है। कहना क्या चाहता समरूप आकृतियाँ, ये कहता है कि कोई भी ऐसी दो आकृति उठा लो, चाहे वो वृत्त उठा लो, चाहे यहाँ पे आपको दिखाया गया ये वर्ग है, ये भी हमारा एक वर्ग है, एक आयत बना लेते हैं, ये हमारा आयत है, ये भी एक हमारा क्या है, आयत ही है, छोटा ले लेते हैं। देखो ध्यान से, ये आपको तीन अलग अलग जो है फॉर्मेट के, अलग अलग आकार के आपको यहाँ पे आकृति बनाई गई हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे देखो ये वृत्त है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये वृत्त बड़ा है और ये क्या है, दिखाई दे रहा है ना। यस सर। तो आप समरूप आकृतियाँ ये कहते हैं
कि आकार तो उसका समान होना एकदम निश्चित है कि होना ही चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर एक हम वृत्त की बात कर रहे हैं तो दूसरा इसमें से ट्रायंगल आ जाए। ये कभी समरूप आकृतियां नहीं हो सकती। आकार समान होने का मतलब, अगर पहला वृत्त है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, अगर पहला वर्ग है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहला वर्ग है दूसरा आयत है, तो सबसे पहले उसका क्या नहीं होगा, आकार समान नहीं होगा। और जब आकार समान नहीं होगा मतलब समरूप आकृति नहीं होगा। ठीक, अब इसमें होता क्या है कि जब बात आती है आमाप की यानी कि साइज की, तो साइज में बड़ा है छोटा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसका मान लो कि इस वृत्त का जो है, इस वृत्त का हम बात कर रहे हैं किसका, त्रिज्या का। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए कहता हूँ कि यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है, और इसको मैं कह देता हूँ कि यहाँ से जो है इसका त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। कितना है, 2 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है और इसका 4 सेंटीमीटर है। तो जाहिर सी बात है हमको दिखाई दे रहा है कि ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। तो आकार, मैंने क्या परिभाषा में लिखवाया कि ऐसी दो आकृतियां जिनका आकार तो समान होना चाहिए, यानी पहला वृत्त है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं है कि इनका साइज भी आपस में समान हो। साइज अगर बराबर है तब भी समरूप होगा, नहीं है तब भी होगा। लेकिन एक ही कंडीशन है कि दोनों आकृतियों में पहला वृत्त है तो दूसरा वृत्त होना चाहिए, पहला वर्ग है तो दूसरा भी वर्ग होना चाहिए, पहला अगर आयत है तो दूसरा भी आयत होना चाहिए, पहला त्रिभुज है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए। ये बात समझ में आ रहा है ना? यस सर। इसका साइज इसमें मैटर नहीं करता, साइज मैटर करता ही नहीं है, उससे हम बोलते हैं समरूप आकृतियां। क्या ये बात सबको क्लियर हो गया? ठीक है, अगला हेडिंग डालिए, सर्वांगसम आकृतियां। हेडिंग डालिए फटाफट। हाँ, इसको बना लीजिए फिगर, ये एग्जाम्पल के तौर पे यह बना लीजिए। इस वाले को नोट कर लो। पानी कोई लाया है जी? पानी कल से मुझे लेके आना पड़ेगा, वो एक गर्म करके, तभी ना गला ठीक रहेगा, तो बोलना पड़ेगा। गला सूखता है बोलते बोलते, मालूम है आप लोग को? सर इसमें जब सर्वांगसम बनेगा ना तो नोट निकाल के और दोनों बताइएगा सर्वांगसम है, नोट निकाल के। हाँ ठीक है, है, हो जाएगा दोस्त, काहे घबरा रहे हो। हो गया, चलिए लिखिए इसको, लिखिए, नोट करिए। सर्वांगसम आकृति हेडिंग डालिए और लिखिए इसमें, ऐसी दो आकृतियां, ऐसी दो आकृतियां, ऐसी दो आकृतियां, ऐसी दो आकृतियां, ऐसी दो आकृतियां जिनका आकार के साथ साथ, जिनका आकार के साथ साथ आमाप भी समान हो, आमाप भी समान हो, आमाप भी समान हो, सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं। सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं। सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं। शोर नहीं, और केवल देखो यहाँ पे, ध्यान सुनना इसमें। सर्वांगसम आकृतियां वे आकृतियां होती हैं जिनमें आकार के साथ साथ, क्या आकार के साथ साथ, आकार के साथ साथ आकार और आमाप, शेप और साइज, ये दोनों के दोनों इसमें अगर बराबर हैं, समान हैं,
तो उन्हें हम कहते हैं सर्वांगसम आकृतियाँ। मतलब ये है कि अगर मान लो ये हम दोनों वृत्त लिए हैं, पहला वृत्त है तो दूसरा वृत्त होना चाहिए, पहला वर्ग है तो दूसरा क्या होना चाहिए? अगर पहला अगर मान लो कि हम कह रहे हैं कि आयत है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए? पहला अगर आयत है तो दूसरा क्या होना चाहिए? ठीक। अब इसमें कंडीशन देखो क्या है। समरूप आकृति में क्या था? समरूप आकृति में ये था कि अगर कोई साइज में छोटा है, अगर कोई साइज में बड़ा है और दोनों को हम समरूप आकृति कह रहे हैं तो वो सही है। लेकिन जब बात आती है सर्वांगसम की तो ये कह रहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा भैया। हमारे साथ वही लोग खड़े होंगे जो हमारे साथ के होंगे, जो हमारे बराबरी के लायक होंगे, बाकी को हम पूछते नहीं हैं। ये कहता है कौन? सर्वांगसम। सर्वांगसम कहता है कि मैं अपने से छोटे लोगों का या अपने से बड़े लोगों का सम्मान नहीं करता हूँ। ये अपने से छोटों का और अपने से बड़ों का सम्मान करता ही नहीं है। वो कहता है कि एकदम मेरे हाइट का कोई आदमी है तो वो मेरे से मुकाबला करेगा, मैं अपने से बड़े और छोटे कुछ मतलब समझता नहीं हूँ। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर मान लो ये वृत्त है, अगर ये वृत्त है तो इसका अगर रेडियस जो हमारा त्रिज्या है, अगर मैं कह रहा हूँ कि ये 4 सेंटीमीटर का है तो ये दूसरा वाला कितना होगा? आधा इंच भी अगर ऊपर नीचे है तो ये सर्वांगसम नहीं होगा। सर्वांगसम नहीं होगा। अगर मान लो ये वर्ग है तो आप जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अगर इसका एक भुजा मान लेते हैं कि यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का है तो बाकी भी 3 सेंटीमीटर का ही होगा। तो दूसरा जो फिगर हम लेंगे, जो दूसरा आकृति यानी दूसरा वर्ग लेंगे तो वो भी कितना होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहा जाए कि नहीं भैया हाई 3 है तो इसको 2 भी ले लेंगे तो काम चलेगा। तो ऐसा इसमें नहीं चलता है। ये कहता है कि इसमें आकार भी और आमाप भी दोनों के दोनों हमारे बराबर होने चाहिए, ना आधा कम ना आधा। समझ रहे बात को? ये वो उसमें विश्वास नहीं कर चलो 2 दिन बाद दे देंगे 4 दिन बाद, नहीं, जितना है मुझे अभी चाहिए तत्काल। ये होता है सर्वांगसम आकृतियाँ। इसका दूसरा उदाहरण देखिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके सामने ये कुछ नोट पड़े हैं, देख रहा है ना? ये एक 500 का नोट है, ये दूसरा भी क्या है? नोट है, ठीक है। अगर ये कहता है कि जब अगर आप देखेंगे दोनों 500 का नोट है, ठीक, तो अगर एक 500 नोट के ऊपर अगर दूसरा 500 का नोट है, यहाँ पे मान लीजिए मैं रख रहा हूँ, तो क्या आपको यहाँ से पीछे से दूसरा नोट दिखाई दे रहा है क्या? दूसरा नोट दिखाई दे रहा है किसी को? इसको दूसरे भाषा में अगर समझना है तो एक आकृति को उठाना है और दूसरे आकृति के ऊपर क्या करना है? और रखने के बाद से उसको पूरा का पूरा कवर कर लिए, ढक लिया, वो होता है सर्वांगसम आकृति। अब इसका ये मतलब नहीं है कि 5 रुपया का नोट लिए आप कह दे देखो सर ढक गया, ऐसा नहीं। पीछे से भी देखो तब भी वही, आगे से देखो तब भी वही। हम शकल देखे हो? वही होता है। जुड़वा तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन हम शकल कहने का मतलब, अब जैसे मान लो ये 200 रुपये का नोट है, देखो यहाँ पे 200 रुपये का नोट है ना, अगर इसको आप देखेंगे तो ऊपर से नहीं, 500 नहीं कहने मतलब ऊपर से हल्का हल्का छूट रहा है ना, ये पूरा पूरा कवर नहीं कर रहा है। ये देखो ध्यान से, ऊपर से हल्का हल्का छूट जा रहा है, लेकिन अब इसमें कम से कम आधा इंची का अंतर हो सकता है और जो भी है इसके अंदर। लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 200 का नोट है तो 500 का नोट के ऊपर रखेंगे तो ये सर्वांगसम हो गया, नहीं। सर्वांगसम कब होगा? जब दोनों एक जैसे के होंगे तब उसे कहेंगे। यानी कि वे आकृतियां जिनके आकार के साथ साथ क्या बराबर होना चाहिए? उम्मीद है ये बात समझ में आ गया। इस फिगर को फटाफट बना लीजिए। बन भी गया? वाह, आप तो सुपर फास्ट हो गए भाई आप लोग तो। हाँ बिल्कुल, अगर किसी को भी सर्वांगसम सिद्ध करना है, अभी तो हम लोग त्रिभुज पे बात करेंगे, यहाँ तो बहुत सारी आकृति लिखा हुआ है, मान लो वृत्त है, वर्ग है, आयत है। स्पेशली इस चैप्टर में हम लोग को बात करना है किस पे? हम लोग को बात करना है त्रिभुज पे। लेकिन ये आपका ये वाला पोर्शन आपके इस किताब में नहीं दिया है, लेकिन मैंने इसको चर्चा कर लिया ताकि आपको अगले साल भी दिक्कत ना हो। हम बात इस पे केवल हमको करना है सर्वांगसम आकृति पे। हम लोग त्रिभुज के बारे में बात करेंगे, ये नोट करिए। टाइम हो गया कि बचा हुआ है? टाइम कितना टाइम हो रहा है? चलिए आज के लिए इतना सुनते रहें, आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम लोग सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में जो है चर्चा करेंगे।